वर्ड्स की परमुटेशन पे। किस पे मूव कर रहे हैं मेरा बेटा? वर्ड्स की परमुटेशन के ऊपर। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है ये किसके ऊपर आ रहा है? वर्ड्स की परमुटेशन के ऊपर। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा ये बिलियन डॉलर्स का है। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइनली स्टार्ट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक इस सेंस के अंदर कि परमुटेशन का दूसरा पार्ट। ये क्या है? अभी हमने सिंपल परमुटेशन डिस्कस कर ली है, अब ये हमारे पास आ रहा है वर्ड्स की परमुटेशन। वर्ड्स की जो परमुटेशन होती है बेटा ये बिलियन डॉलर्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए इसकी बात का आगाज सिंपल अंदाज में करेंगे, मुश्किल बात नहीं करेंगे हम लोग सिंपल बात से बात का आगाज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर वर्ड्स की परमुटेशन के टॉपिक को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, पहला एमसीक्यूज। अगेन लेक्चर में आने वाला एक एक एमसीक्यूज मेरा बेटा किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर से लिया गया, और स्पेशली ये जो एमसीक्यूज मैं वो करवा रहा हूँ ये नस्ट के, फास्ट के, आईबीएसईएस के, एनईडी के स्पेशल पास्ट पेपर से लिया गया है। जब मैं नस्ट कॉल करता हूँ तो उसका मतलब यूईटी लाहौर, जीआईके वाला सारी साइट्स कवर हो गई, सही है ना भाई। जब मैं एनईडी का नाम कॉल करता हूँ तो मैरान हो गई, दाऊद हो गई, सब कवर हो जाता है उसके अंदर। फास्ट और आईबीए वैसी कवर हो जाती है जब मैं नस्ट का नाम लेता हूँ। इन तमाम पास्ट पेपर्स को हमेशा सामने रख के बेटा मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा होता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन जो है ना बड़ा सिंपल सा है। लेट सपोज ये एनईडी साइड पे पूछा गया, मगर यहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आए। मैं आपके सामने लिखता हूँ लव्स वर्ड मैथ्स। मैं आपसे कहता हूँ ये लव्स मैथ को अरेंज करके बताओ इन डिफरेंट वेज के अंदर। मैं आपसे क्या कहता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर के अंदर कि वर्ड मैथ को अरेंज करके बताओ इनके अल्फाबेट्स को, यानी कि यू हैव टू अरेंज द वर्ड मैथ। कैसे अरेंज करोगे? देखो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। हमेशा याद रखिएगा जो वर्ड परमुटेशन होती है इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि आपने ऊपर रखना होता है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ये अल्फाबेट्स कह लो, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो होंगे उनका फैक्टोरियल आएगा ऊपर। और नीचे डिवीजन में क्या आएगा? नीचे डिवीजन में हमेशा आते हैं रिपीटेड वर्ड्स का फैक्टोरियल। क्या आता है नीचे डिवीजन में? रिपीटेड लेटर्स का फैक्टोरियल। सही है ना? अगर तो कोई रिपीटेड लेटर्स नहीं होगा तो ऑब्वियसली आंसर 1 ही होगा नीचे। क्या कहा मैंने? फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? फॉर्मूला ये होता है कि भाई कभी भी आपके पास वर्ड्स की परमुटेशन आ रही है तो हमेशा इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का फैक्टोरियल ऊपर आएगा, रिपीटेड लेटर्स का फैक्टोरियल नीचे आएगा। अब लेट सपोज आपसे कहा जाता है वर्ड मैथ्स का, आपको मैथ का क्या करना है? इसको अरेंज करना है। सिंपल अरेंजमेंट है, कोई कंडीशन नहीं दे रहा है, भी सिंपल वर्ड आ रहा है। तो भाई मुझे बात बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने लेटर्स हैं? आप बोलोगे सर 4 आ रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। क्या इसमें कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो नीचे सिंपल बन रहेगा। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? आप कैलकुलेटर उस पर निकाल सकते हो, तो आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए भाई। 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 24 के बराबर होता है। आईबीए वगैरह किसी जगह पे भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सिर्फ एनईडी में बच्चे को निकम्मा बनाने के लिए कैलकुलेटर अलाउ हुआ है, या प्याज में भी अलाउ है, सही है ना। बाकी किसी यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं है। तो खुदारा आपको बेसिक ये 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज आनी चाहिए। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24। सही है। सेकंड नंबर पे मूव करो। अब देखो, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ। अब जो वर्ड आ रहे हैं ना बेटा ये वर्ड आईबीएस साइड पे भी बहुत आया है, नस साइड पे तो बहुत ही ज्यादा आया है, एनईडी साइड पे भी आया हुआ है, और फास्ट साइड पे भी आया हुआ है। आपसे कहता है कि लफ्ज होटल है। क्या कहता है? आपके पास एक वर्ड आ रहा है होटल। आपसे कहता है कि भाई इस वर्ड होटल को अरेंज करो मगर 3 लेटर्स को यूज करते हुए। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहता है अरेंज द वर्ड होटल, अरेंज द वर्ड होटल बाय यूजिंग ओनली 3 लेटर्स, बाय यूजिंग ओनली 3 लेटर्स। अब जो ये क्वेश्चन आ रहा है ये परमुटेशन के कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बन गया। आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको वर्ड होटल को जो अरेंज करना है सिर्फ 3 लेटर्स को अरेंज करते हुए करना है। देखो इस वर्ड होटल के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स कितने हैं? 5 हैं। अगर तो ये सिंपल अरेंजमेंट होती ना तो उसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते, मगर यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ इस वर्ड होटल के 3 लेटर्स को सेलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्शन कैसे करेंगे मेरा बेटा? बहुत ही आसान तरीका। अब देखो, अब सबसे पहला जो फड्डा यहाँ पे पड़ता है वो इस बात का पड़ेगा कि यार अरेंजमेंट में कौन से 3 लेटर्स को लूं। भाई ये तो 5 लेटर्स आ रहे हैं ना, एग्जामिनर मुझसे कह रहा है यू हैव टू अरेंज दिस पर्टिकुलर वर्ड होटल बाय यूजिंग ओनली 3 लेटर्स, यूजिंग ओनली 3 लेटर्स, यूजिंग ओनली 3 लेटर्स। अब अगर मैं आपको अरेंज करने के लिए दूं तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे बोले सर स्टार्टिंग के 3 लेटर्स दे लीजिए, उनको अरेंज कर दें। कुछ बोले नहीं सर ये लास्ट के 3 लेटर्स दे लीजिए। कुछ बोलेंगे नहीं सर बीच के ले लें। कुछ बोलेंगे सर रैंडम कोई भी 3 लेटर्स दे लें। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से 3 लेटर्स को अरेंज करना है? तो यहीं पे अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया कि अरेंजमेंट जब कभी वेल डिफाइंड हो जाए तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं? उसके लिए अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यानी कि अब देखो, अब मैं इन 3 लेटर्स को, मुझे इन होटल के टोटल 5 लेटर्स में से कोई से भी 3 लेटर्स क्या करने हैं? अरेंज करने हैं। तो भाई मैं कोई भी जो पहला लेटर उठाऊंगा, जाहिर सी बात है मैं नंबर ऑफ वेज पहले के लिए कितने होंगे, क्योंकि 5 लेटर्स हैं तो 5 में से कोई भी उठा सकता हूं।
तो 5 वेज होंगे, सही है। फिर मैं कोई दूसरा लेटर जब उठाने जाऊंगा तो अब मैं इन 5 में से कोई एक लेटर पहले सेलेक्ट कर चुका हूं, तो अब ये टोटल 5 लेटर्स नहीं रहे, क्योंकि इन 5 में से कोई एक सिलेक्शन तो मैं कर चुका हूं। अब ये लेटर्स की तादाद कितनी हो गई, सिर्फ 4 हो गई। और फिर उसके बाद चूंकि मैं अब 5 लेटर्स में से एक लेटर पहले सेलेक्ट कर चुका था, एक फिर सेलेक्ट कर लिया, अब ये लेटर्स कितने बचे, सिर्फ 3 बचे। तो ये जो मेरे पास आंसर आएगा 5 इंटू 4 20, 20 60, यानी कि 60 नंबर ऑफ वेज मेरे पास ऐसे होंगे कि अगर मैं चाहूं कि लफ्ज होटल के सिर्फ 3 लेटर्स को अरेंज करूं, 60 नंबर ऑफ वेज होंगे। सर ये ऊपर वाला तरीका क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि मेरा बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको सारे लेटर्स अरेंज करने हैं, सही है ना, सारे लेटर्स को अरेंज करना है और सिंपल अरेंजमेंट है। यहाँ पे आपको बाउंड कर दिया कि भाई 5 में से कोई भी 3 लेटर्स को अरेंज करना है। अब मेरे पास तुलसीमानी छड़ी थोड़ी है कि मैं कोई भी अपनी मर्जी के 3 कर लूं। मैथ्स तो का नाम ही किसका है, कॉन्सेप्ट का। भाई हो सकता है कोई पहला लेटर करे अरेंज, कोई दूसरा करे, तो हमने क्या बोला भाई इन 5 में से हमने सबसे पहले नंबर ऑफ वेज लिए पहले के लिए, तो भाई 5 में से कोई सा भी एक मैं ले सकता हूँ, तो नंबर ऑफ वेज कितने टोटल लेटर्स हैं, 5। मेरे पास चॉइसेस कितनी होंगी इन 5 में से, 5 की 5 चॉइसेस होंगी पहले लेटर के लिए। फिर दूसरे लेटर्स के लिए चॉइसेस कितनी होंगी, सिर्फ 4 होंगी, एक लेटर तो पहले मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ ना। और फिर थर्ड लेटर के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 2 लेटर सेलेक्ट कर चुका हूँ, 3 होंगी 5 में से। लास्ट में इंडिविजुअल वेज कैसे निकालेंगे, टोटल वेज कैसे निकालेंगे, तमाम इंडिविजुअल वेज को मल्टीप्लाई करके। देखो काउंटिंग टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल यूज होता है हमेशा परमुटेशन के अंदर। अच्छा भाई अब बात समझिएगा, बात मैं एक और एग्जांपल पे करवा देता हूँ। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास लफ्ज आ रहा है केयर, आपसे कहता हूं कि आपके पास लफ्ज आ रहा है केयर, मैं आपसे कहता हूं कि आपको अरेंज करना है ये वर्ड केयर यूजिंग ओनली 2 लेटर्स। मैं क्या कहता हूं, आपको अरेंज करना है ये लफ्ज केयर यूजिंग ओनली 2 लेटर्स। मेरा बेटा वर्ड परमुटेशन का एक कॉन्सेप्ट, कोई रीजन है कि अगर मैं दोबारा सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके कि भाई मैं आपसे कहता हूं कि आपको वर्ड केयर जो है ना ये अरेंज करना है, मगर कैसे अरेंज करना है, सिर्फ 2 लेटर्स को यूज करते हुए। देखो टोटल मेरे पास चॉइसेस कितनी है, टोटल लेटर्स कितने हैं मेरे पास, 4। अब इन 4 में से मुझे कोई से भी 2 लेटर्स को अरेंज करना है, यानी कि मुझे लफ्ज केयर को अरेंज करना है सिर्फ बाय यूजिंग ओनली 2 लेटर्स। तो भाई पहले लेटर के लिए मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी, 2 होंगी। फिर दूसरे लेटर्स के लिए मेरे पास कितनी चॉइस होंगी, एक लेटर तो देखो मैं पहले सेलेक्ट कर चुका हूं, तो अब दूसरे लेटर के लिए नंबर ऑफ चॉइस कितनी होंगी, 3 होंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ चॉइसेस टोटल कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 12 होंगे, सही है ना। इसी तरीके से अगर मैं इसी एमसीक्यू को टिपिकली चेंज करके पूछ लूं, मैं आपसे कहता हूं कि लव्स केयर को कंप्लीटली अरेंज करना है, लव्स केयर को सिंपली अरेंज करना है, यानी कि ऑल दी 4 लेटर्स, यानी कि तमाम लेटर्स को अरेंज करते हुए यूजिंग ऑल ऑफ दीज, यानी कि यूज ऑल ऑफ दीज, तमाम लेटर्स को अरेंज करते हुए आपको इसको क्या करना है, तमाम लेटर्स को अरेंज करते हुए आपने इसको सिंपली करना है, यानी कि आपने लव्स केयर को सिंपली अरेंज करना है। सिंपली अरेंज करने का मतलब क्या है कि भाई सिंपली अरेंज करने का मतलब ये हुआ कि आपने तमाम के तमाम लेटर्स को यूज करना है। जिस तरह हमने वर्ड मैथ्स वाला पढ़ा था कि यूजिंग ऑल ऑफ दीज अरेंजमेंट इन डिफरेंट वेज, कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकता हूँ। भाई जाहिर सी बात है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि भाई कैसे अरेंज करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कहा भैया, ऊपर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं, 4 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, रिपीटेड अमाउंट। रिपीटेड अमाउंट क्या है, रिपीटेड अमाउंट कोई भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, सिंपली 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। या फिर इसको चाहो तो दूसरे पैटर्न पे भी कर सकते हो कि चारों वर्ड्स को यूज करते हुए सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है पहले लेटर के लिए टोटल 4 लेटर्स आ रहे हैं और चारों लेटर्स को यूज करते हुए अरेंजमेंट करनी है, तो पहले लेटर के लिए नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 4 होंगे। दूसरे लेटर्स के अरेंजमेंट के कितने वेज होंगे, 3 होंगे। तीसरे के लिए कितने होंगे, 2 होंगे। लास्ट के लिए कितना होगा, 1 ही होगा। लास्ट में भी आंसर यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। दोनों पैटर्न्स के ऊपर सॉल्व कर सकते हो, सही है ना मेरा बच्चा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब देखो बात को समझिएगा, अब बात को समझिएगा। देखो मैं आपके सामने एक और एमसीक्यूज लेकर आ रहा हूँ बेटा, ये एक एक एमसीक्यूज बिलियन डॉलर्स का है, बिलियन डॉलर्स का। मैं आपके सामने कहता हूँ वर्ड लिख देता हूँ, अरेंज ही लिख देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि वर्ड अरेंज को अरेंज करना है, आपको सिंपल अरेंज करना है। वर्ड अरेंज को अरेंज करना है, कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर कभी भी वर्ड परमुटेशन है हमेशा टोटल अमाउंट लेटर्स के निकाल लो। कितने इस वर्ड में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर्स हैं, 7 हैं। तो क्या कैसे लिखोगे, सॉल्व करोगे, ऊपर आ जाएगा टोटल लेटर्स का फैक्टोरियल और नीचे डिवीजन में रिपीटेड अमाउंट। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेटर में कितने लफ्ज रिपीट हो रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और ए भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, यानी कि आर की तादाद कितनी है, 2। जो भी रिपीटेड अमाउंट होती है नीचे आती है। तो आर कितने आ रहे हैं मेरा बेटा, 2 आ रहे हैं, और ए भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, सही है ना। तो क्या बन जाएगा, ऊपर आ गया 7 फैक्टोरियल, ऊपर क्या आ गया हमारे पास, सिंपली 7 फैक्टोरियल, सही है ना। नीचे क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो मेरा प्यारा बच्चा, आपको अब ये कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए कि भाई 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। अगेन आपको बेसिक चीज है, बच्चों आप याद करके जाइएगा, 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यू 5040 होती है। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 फैक्टोरियल पे 2 होता है। सिंपलीफाई कर लो, सिंपल तरीके से क्या करोगे, 5040 को डिवाइड बाय 4 कर दो, क्या हो जाएगा, 4 1 4, एक कैरी, क्या हो जाएगा, 4 2 8, 2 कैरी,
4 6 24 0 हो जाएगा। तो 1260 इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे आपके पास। कैसे सॉल्व करा मेरा बेटा? सिंपल तरीके से जो भी आपका वर्ड आ रहा है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपने ऊपर लेनी है और नीचे सिर्फ रिपीटेड अमाउंट आती है। अगर तो कोई लेटर भी रिपीट नहीं हो रहा उसके अंदर तो सिंपल नीचे 1 आएगा। सही है ना? इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास वर्ड आ रहा है बनाना। क्या आ रहा है? वर्ड बनाना। कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास वर्ड आ रहा है बनाना। क्या आ रहा है भैया? बनाना का वर्ड आ रहा है। आपसे कहता हूं कि आपको इसको अरेंज करना है। क्या करना है मेरा बच्चा? इसको अरेंज करना है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स देखो कितने हैं भाई। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने आ रहे हैं मेरे पास? यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रही है 7 6 की। कितनी आ रही है भैया? 6 आ रही है। तो ऊपर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। सही है। नीचे डिवीजन में हमेशा रिपीटेड अमाउंट एक, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, और ये एन भी रिपीट हो रहा है। ए 3 दफा आ रहा है, सॉरी ए 3 दफा आ रहा है, एन 2 दफा आ रहा है। सही है। यानी कि रिपीटेड अमाउंट कौन कौन सी है? ए आ रहा है 3 दफा और एन आ रहा है 2 दफा। जो रिपीटेड अमाउंट भी नीचे आएगी। 6 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा? 6 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 720। सही है ना भाई? और 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 6 के, और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। उसको सिंप्लीफाई करवा लो सिंपली। क्या आ जाएगा आंसर? भी सिंपल सिंप्लीफाई करवा लो। कोई मसले की बात थोड़ी है मेरा बेटा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिंपल सॉल्व कर लोगे इसको। क्लियर है बच्चा? तो ये हो जाएगा आपके पास 6 टू 12 है ना भाई? तो ये हो जाएगा भाई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो 720 को अगर आप सिंपली 6 से डिवाइड करो तो 120 होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि 12 उसके बाद आ रहा होता है। सही है ना भाई? तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा तुम्हारे पास, अल्लाह भला करे, 120 डिवाइडेड बाई 2 और 60 हो जाएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा मेरा बेटा सिंपली। तो बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है भाई। क्लियर है मेरा बच्चा? सिंपल सी बात। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने कोई भी वर्ड लिख दूं, लेट सपोज मैं आपके सामने लेट्स मैथमेटिक्स लिख देता हूं। मैं क्या कहता हूं आपके सामने? नेक्स्ट वर्ड आ रहा है मैथमेटिक्स। इसको आप खुद सॉल्व करिए। अब तक मैं लिख रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। मैं आपके सामने वर्ड क्या लिख रहा हूं मेरा बेटा? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स यानी कि सिंपल जो वर्ड होता है मैथमेटिक्स। सही है ना भाई? मैंने आपके सामने वर्ड लिख दिया नेक्स्ट मैथमेटिक्स। मैं आपसे कहता हूं इसको अरेंज करना है। तो कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने अल्फाबेट्स आएंगे? 11 का फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे सिर्फ रिपीटेड अमाउंट होती है। क्या क्या रिपीट हो रहा है? एम देखो 2 दफा आ रहा है, ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ए कितनी बार आ रहा है? एक दो बार आ रहा है, ए भी 2 फैक्टोरियल आ गया। टी कितनी बार है? टी भी 2 बार आ रहा है, टी भी 2 दफा आ जाएगा। सही है ना भाई? एच एक ही बार है, ई एक ही बार है, आई एक ही बार है, सी भी एक बार है, एस भी एक ही बार है। तो क्या बन गया? ये बन गया 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से हो जाएगा आपके पास। ऑल्दो ये भी आंसर हो सकता है, बट हो सकता है आपका ऑप्शन फर्दर सिंप्लीफाई मांग रहा हो तो उसको फर्दर सॉल्व कर लोगे। ये 2 टू 4 4 टू 8 आ जाएगा। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 आपका क्या हो जाएगा? सिंपली आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अभी हमने बेसिक वर्ड प्रमोटेशन सीखी है, ये बड़ी बेसिक चीजें जो आपको पहले भी सिखा चुका हूं। अब आते हैं जरा कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रमोटेशन के ऊपर। यहां से जरा बेटा डिफिकल्टी आपकी थोड़ी इंक्रीज करूंगा। आई होप अब सबको बेसिक वर्ड प्रमोटेशन तो क्लियर होगी। सही है ना भाई? अब देखिएगा, अब देखिएगा। एक लफ्ज है एग्जामिनर की बहुत जान है, ये लफ्ज, इसको कहते हैं काजोल। क्या कहते हैं भैया? काजोल। काजोल साहब फिल्मों में नहीं आती सिर्फ, यहाँ पे भी बहुत आती है। सही है ना भाई? अब लफ्ज आ रहा है काजोल। ये लफ्ज काजोल जो है ना, ये बड़ा नाक चने चबवाता है। तो भाई पहले तो जरा बेसिक कॉन्सेप्ट ही रिवाइज कर दूं। अगर तो मैं आपसे सिंपल इस लफ्ज काजोल पे पूछूं, सिंपल एमसीक्यूज, पहला एमसीक्यूज कि भाई सिंपली अरेंज करना है। क्या करना है? सिंपल अरेंज करके बताओ इस लफ्ज काजोल को। सिंपली अरेंज कितनी वेज में हो सकता है? सिंपली अरेंज। तो भाई कैसे करोगे सिंपली अरेंज? टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स गिन लो कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो सिंपली अरेंज करने को आएगा तो 6 फैक्टोरियल। कोई रिपीटेड वैल्यू, रिपीटेड वैल्यू नहीं है। जब कभी कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं होती तो आंसर में 1 आता है। सिर्फ नीचे रिपीटेड वैल्यूज का फैक्टोरियल लिखा जाता है। सही है ना भाई? तो 6 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये तो आ गया 720। तो अगर तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक वर्ड गिवन और आपसे कहा जाता है सिंपली अरेंज करना है, सिंपली अरेंज करने का मतलब क्या? आंसर क्या होगा? 720 हो जाएगा। मगर अब दूसरा एमसीक्यूज देखिएगा। अब थोड़ा बात को घुमाऊंगा, ट्विस्ट करूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि यार आपको लफ्ज काजोल को अरेंज तो करना है, आपको लफ्ज काजोल को अरेंज तो करना है, मगर मगर एक कंडीशन दे देता हूं, बट एल ई ऑलवेज रिमेन टूगेदर। ये कॉन्सेप्ट देखिएगा बिलियन डॉलर्स का। क्या कहता हूं? एल ई ऑलवेज रिमेन टूगेदर। एल ई ऑलवेज रिमेन टूगेदर। बेटा ये जो लेक्चर है ना, ये बिलियन डॉलर्स का लेक्चर है। जिंदगी भर इस लेक्चर को याद रखिएगा। कभी फंसो परमोटेशन में, यहाँ पे आके देख लेना। तो अरेंज अगर मैं आपके सामने वर्ड लिखता हूं, मगर आपसे कहता हूं कि भाई सॉरी, काजोल ओरिजिनल लफ्ज है आपका, आपको इस लफ्ज काजोल को अरेंज करना है, मगर इस तरीके से कि इस लफ्ज काजोल में एल ई हमेशा एक साथ रहे। यानी कि मैंने क्या कहा, तुम्हारे पास वर्ड जो काजोल है ना, इस काजोल को तुमने अरेंज करना है, मगर ऐसे अरेंज करना है कि जो एल ई है ना, ये एल ई हमेशा एक साथ रहना चाहिए। तो इसकी अब परमुटेशन कैसे निकालोगे? इसके अरेंजमेंट कैसे करोगे? भाई देखो, तुम्हारे पास ओरिजिनली ओरिजिनली कितने अल्फाबेट्स थे? 6 अल्फाबेट्स थे। मगर बेटा अब ये 6 अल्फाबेट्स नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि तुम्हें एग्जामिनर ने एक कंडीशन दे दी, और वो कंडीशन ये दी कि भाई जो लफ्ज एल ई आ रहा है,
ये जो अल्फाबेट्स एली हैं ये हमेशा एक साथ रहने चाहिए। तुम्हें एग्जामिनर ने बाउंड कर दिया कि भाई तुम्हारे पास जो वर्ड काजोल है, इस लफ्ज काजोल के अंदर की अरेंजमेंट बताओ, मगर एली हमेशा एक साथ रहेगा। तो भाई कितने अल्फाबेट्स बचे तुम्हारे पास? ये 1 2 3 4, और एल ई एक यूनिट कंसीडर होगा तो 5 अल्फाबेट्स बचे। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल बोलेंगे बहुत से बच्चे, और 5 फैक्टोरियल ऑप्शन में गिवन भी होगा। बहुत से बच्चे, मासूमाना बच्चे, हमारे 5 फैक्टोरियल 120 पे टिक करके आ जाएंगे, मगर उन्हें मिलेगा प्यारा सा अंडा। क्यों? उसके पीछे रीजन देखो। एग्जामिनर ने क्या कहा? एल ई को हमेशा साथ रहना चाहिए। तो बेटा एल ई की भी तो परमुटेशन करोगे, यानी कि आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब आप परेशान हो जाओगे सर कि 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा आपने? उसके पीछे लॉजिक सुनो कि भाई हो सकता है कोई बंदा एल ई को ऐसे लिखे, कोई बंदा एल ई को इस फॉर्म में लिखे। तो भाई चूंकि एल ई हमेशा एक साथ रहेगा, तो इसके अंदर भी तो एक अरेंजमेंट का फड्डा आ सकता है कि पहले एल आएगा या पहले ई आएगा, पहले मुर्गी आएगी या पहले अंडा आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पे भी तो अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट का मसला है कि भाई कोई बंदा एल ई को ऐसे लिखे, कोई बंदा ऐसे लिख दे। ये भी तो भाई इनको एक साथ लिखने का तरीकाकार है कि लफ्ज अल्फाबेट्स एल ई को उसने एक साथ रखा हुआ ई एल की फॉर्म में, तो इसकी अपनी इंडिविजुअल अरेंजमेंट भी करी जाएगी। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? 120 इंटू 2 फैक्टोरियल 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 240 होगा मेरा बेटा इस एमसीक्यूज का। ये एमसीक्यूज बिलियन डॉलर्स का है। मुझे मालूम है अभी फंस रहे हो, अभी तुम्हारे जहनों में सवालात गूंज रहे हैं। एक सवाल और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। लेट सपोज मैं तुमसे कहता हूं कि लफ्ज काजोल को ही अरेंज करके दिखाओ, मगर अब की बारी में तुमसे कहता हूं जो ओ एल ई है ना, इसको हमेशा साथ रहना चाहिए। तो मैं बात को मजीद समझाऊंगा, बात तुम्हारी समझाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि लेट सपोज तुमसे कहता हूं कि ओ एल ई ऑलवेज रिमेन टूगेदर, यानी कि लफ्ज काजोल को अरेंज करो इस तरीके से कि ओ एल ई हमेशा एक साथ रहे। तो भाई देखो, टोटल ये अल्फाबेट्स तो 6 थे, मगर अब की बारी में तुम्हें बाउंड कर दिया। कैसे बाउंड कर दिया? कि भाई ये ओ एल ई को हमेशा एक साथ रखना है। क्या बाउंड कर दिया? कि भाई अब की बारी में ओ एल ई एक सिंगल यूनिट है। तो अब अल्फाबेट्स कितने बचे? 1 2 3, और ये ओ एल ई कंप्लीटली चौथा यूनिट, एक कंप्लीट चीज कंसीडर होगा। सही है ना भाई? तो एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा? काजोल के अंदर इसकी अरेंजमेंट करो, मगर इस तरीके से वेयर ओ एल ई ऑलवेज रिमेन टुगेदर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? टोटल अल्फाबेट्स कितने बचे आपके पास? 1 2 3, और ये पूरा का पूरा एक कंसीडर होगा। तो टोटल तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। मगर अब ओ एल ई की तो अरेंजमेंट हो सकती है। देखो भाई, हो सकता है कोई बंदा बोले सर मैं ओ एल ई को ऐसे ही लिखूंगा, कोई बोले नहीं यार हम इसको इलो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई बोले नहीं यार हम एलओई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई बोले हम इस तरीके से बहुत सारी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनकी अरेंजमेंट करना भी जरूरी है। ये कितने अल्फाबेट्स हैं? 3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 का फैक्टोरियल। तो आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24, 24 इंटू 3 फैक्टोरियल का हो जाएगा 6। तो क्या बन जाएगा आंसर? 4 6 24 का 4, और 2 कैरी 6 12, और ये हो जाएगा 144। तो 144 होंगे लफ्ज काजोल को अरेंज करने के, अगर ओ एल ई एक साथ लिखे जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के रिस्पेक्ट से। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसको बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकता हूं। फॉर एग्जांपल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लफ्ज पाकिस्तान पूछ लिया गया। आपसे कहा जाता है कि आपके पास लफ्ज आ रहा है पाकिस्तान, मगर इस लफ्ज पाकिस्तान के अंदर जो टी ए एन है, हमेशा टी ए एन हमेशा एक साथ रहते हैं, टी ए एन रिमेन्स टूगेदर। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है इसका भी भाई। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो कि भाई आपसे कहा जाता है आपको लफ्ज पाकिस्तान को अरेंज करना है, मगर ये जो टी ए एन है ये हमेशा एक साथ रहेगा। तो कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा? देखो कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5, और ये पूरा का पूरा चूंकि हमेशा साथ रहेगा तो 6 अल्फाबेट्स बन गए। तो क्या बन जाएगा आंसर? 6 फैक्टोरियल। मगर चूंकि इन जो इंडिविजुअल लेटर्स हैं जो कि हमेशा एक साथ रहेंगे, इनमें भी तो परमोटेशन होगी ना। परमोटेशन का मतलब इनमें भी तो अरेंजमेंट हो सकती है ना, क्योंकि कह रहे टी एन हमेशा साथ रहेगा, उसका मतलब भाई टी ए एन यानी टी अल्फाबेट ए अल्फाबेट एन अल्फाबेट हमेशा साथ रहेगा, तो इनमें भी तो अरेंजमेंट हो सकती है ना। इसीलिए इनकी भी आप लोगे, इनकी भी क्या लोगे? परमुटेशन लोगे। तो क्या बन जाएगा? इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी अगर ये बात पल्ले पड़ती है तो मैं परमुटेशन पे जल्दी से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, और एक क्वेश्चन बड़ा मजे का है। मैं आपसे कहता हूं यार आपका मासूम सा घर है, सही है ना? आपके मासूम से घर के अंदर पढ़ने पढ़ाने का लोग शौक रखते हैं। तो आपके मासूम से घर में बुक्स की तादाद बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली कंप्लीटली इंजीनियरिंग है, तो भाई हमें पढ़ने पढ़ाने का शौक है थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल समझाने का मकसद थोड़ा बेसिक लाइफ से रियल लाइफ से कंपेयर करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल यार उर्दू, आपके घर पे उर्दू की कितनी किताबें मौजूद हैं? उर्दू की 3 किताबें मौजूद हैं। लेट सपोज आपके घर में इंग्लिश की जो किताबें मौजूद हैं वो कितनी मौजूद हैं? 2 इंग्लिश की किताबें मौजूद हैं।
और फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सिंधी की भी 2 किताबें मौजूद है, सही है ना मेरा बच्चा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे 3 उर्दू की किताबें मौजूद है, लेट सपोज आपके पास 3 उर्दू की किताबें घर पे मौजूद हैं, 2 सिंधी की किताबें मौजूद हैं, 2 इंग्लिश की किताबें मौजूद हैं। आपसे कहा जाता है कि बताओ इनकी परमुटेशन क्या होगी अगर आपको इन्हें शेल्फ पे रखना है। अगर आपको व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज अगर आपको ये तमाम की तमाम किताबें एक शेल्फ पे रखनी है। अब देखो क्वेश्चन, ये जो मैंने क्लास के स्टार्ट में आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि सिर्फ बुक्स की तादाद गिवन थी, उनको एक शेल्फ में फिट करना था, एक शेल्फ में 4 शेल्फों में, सॉरी। तो वो क्वेश्चन एक्सट्रीमली डिफरेंट था इस क्वेश्चन से। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि वहां पे उसने टोटल बुक्स आपको दी हुई थी, यहाँ पे उसने टाइप्स ऑफ बुक्स भी बताई हुई है। तो जब कभी आपको टाइप्स भी बता दी जाए ना, यानी कि इंपैक्ट डालने की टाइप बता दी, वहां पे क्वेश्चन और मजे का हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन की खास बात क्या है, आपसे कह रहा है कि आपने इन किताबों को एक शेल्फ में अरेंज करना है, एक सिंगल शेल्फ में। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। अब जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा रियल लाइफ से मैं रिलेट करवाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए कि क्वेश्चन की खास बात क्या है। भाई फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे 3 उर्दू की किताबें हैं। लेट सपोज आपके घर में एक किताब है उमैरा अहमद की, एक किताब है निम्रा अहमद की उर्दू की, सही है ना भाई, और एक किताब है आपके घर में लेट सपोज इश्तियाक अहमद साहब की। इश्तियाक अहमद, निम्रा अहमद और उमैरा अहमद तो आजकल के सारे बच्चे जानते हैं। इश्तियाक अहमद जासूसी नॉवल लिखते थे, इस्लामिक जासूसी नॉवल होते थे उनके, बचपन के अंदर पढ़ता था, बहुत पढ़े हैं मैंने उर्दू, मैंने इनफैक्ट सीखी उन इंसान से है। बड़े बेहतरीन आदमी थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। इंग्लिश की लेट सपोज आपके घर पे 2 किताबें हैं। इंग्लिश की कितनी किताबें हैं घर पे? 2। लेट सपोज एक आपके पास हैरी पॉटर की किताब मौजूद है और एक आपके पास टॉयलेट सीरीज है, डैन ब्राउन का नॉवल पढ़ा हुआ है, सही है ना भाई। अब गौर से बात समझिएगा। और 2 सिंधी किताबें पढ़ी हुई, सिंधी की लेट सपोज सच्चल शर्मा साहब की किताब पढ़ी हुई है आपके पास, और एक शहबाज कलंदर साहब की किताब पढ़ी हुई है आपके पास, सही है ना। अब बात समझिएगा, आपके घर पे आ रहे हैं मेहमान, आपकी वालदा ने बोला यार ये क्या तुम्हारे घर, तुम्हारे बेड के ऊपर, तुम्हारी इसके ऊपर, दराज के ऊपर सारी किताबें पड़ी हुई हैं, इनको उठा के शेल्फ में रखो। अब देखो शेल्फ में अरेंजमेंट कैसे करोगे। बेसिकली आपको ये किताबें जब शेल्फ में रखनी है तो बेटा ऐसी ठूसनी नहीं है, ठूसने वाला काम नहीं करना मैथ्स के अंदर, हमें इन्हें एक तरीके से अरेंज करके रखना है। अब देखो, अच्छा भाई वापस आ जाओ जरा। अच्छा, तो बेटा देखिएगा, यानी कि आपको सिर्फ ये किताबें ठूसनी नहीं है अपने घर के उस शेल्फ में, बल्कि आपने क्या करना है, आपने इनको तरीके से रखना है, सही है ना भाई। लेट सपोज आपकी वालदा कहती है कि भाई इन किताबों को अपने शेल्फ में रखो। अब ऐसा नहीं है कि आपने ठूस देना है, आपने तरीके से रखना है, एक ऑर्डर को फॉलो करना है, मैथ्स है, सही है। अब हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ये आपका वो शेल्फ आ रहा है, लेट सपोज ये वो आपका शेल्फ है। अब जरा गौर से बात समझिएगा, हो सकता है आपको आपकी वालिदा ने किताबें अरेंज करने को दी तो आपने पहले उर्दू की तीनों किताबें रख दी, और फिर उर्दू की तीनों किताबों में भी मसला आ सकता है कि आप पहले उमैरा अहमद का नॉवल रखो, या फिर निम्रा अहमद का रखो, या फिर इश्तियाक अहमद साहब की किताब रखो, और इसी तरीके से फिर आपने रखी इंग्लिश की दोनों किताबें, और इंग्लिश की दोनों किताबों में भी मसला आ सकता है ऑर्डर का कि पहले आप हैरी पॉटर का नॉवल रख रहे हो या डैन ब्राउन का नॉवल रख रहे हो। इसी तरीके से सिंधी किताबें, सिंधी की किताबें पहले सचिन शर्मा साहब की किताब रख रहे हो या आप लाल शहबाज कलंदरी साहब की किताब रख रहे हो। और ये तो सिर्फ इन किताबों के अंदर मसला आ रहा है, हो सकता है आपके भाई को आपकी वालिदा ने किताबें अरेंज करने के दिया, उसने पहले इंग्लिश रख दी, फिर उर्दू रखी, या फिर सिंधी रखी, या फिर उसने सिंधी पहले रखी फिर इंग्लिश रखी फिर उर्दू रखी, या उर्दू आखिर में रखी फिर इंग्लिश हिंदी रखी। तो यानी कि आपके पास इस तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर्म हो सकते हैं। तो इसीलिए मैथ्स का टॉपिक है। अगर तो मैथ्स का टॉपिक इजाद नहीं हुआ होता ना तो हम कह देते हैं ऐसे ही रख सकते हैं, बेटा ऐसे ही रख सकते हैं। अब आपको बेसिकली नंबर ऑफ वेज निकालने, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इन किताबों को डिफरेंट तरीकों से अरेंज करने के, तो हमें बेसिकली ये चीज इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। इसलिए मैंने क्वेश्चन का जरा बेसिक बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझ में आए। अब जरा समझिएगा कि भाई देखो, आपके पास एक सेट है उर्दू का, एक सेट है इंग्लिश का, एक सेट है सिंधी का। देखो उर्दू की किताबें अरेंज करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, जाहिर सी बात है 3 फैक्टोरियल होगा। कैसे 3 फैक्टोरियल बना, 3 परमुटेशन 3 ऊपर होगा। आपको इंग्लिश की किताबें अरेंज करनी है तो इंग्लिश की किताबें कितनी है, टोटल 2 हैं। इसकी अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, 2 फैक्टोरियल के तौर पे, क्योंकि आपको मालूम है कि रॉ भी अरेंजमेंट क्या होती है, n फैक्टोरियल। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर समझ लीजिए, अगर आसान लगता है कि उर्दू की किताबें अगर मुझे एक सिंपल शेल्फ में अरेंज करनी है तो आंसर क्या होगा, 3 फैक्टोरियल होगा। उर्दू की किताबें इंग्लिश की किताबें अरेंज करनी है तो आंसर क्या होगा, इंग्लिश टोटल किताबें कितनी है, 2। इंग्लिश की किताबें अरेंज करनी है तो आंसर क्या होगा, 2 फैक्टोरियल। सिंधी की किताबें अरेंज करनी तो सिंधी के लिए क्या आंसर होगा, n फैक्टोरियल, यानी कि सिंधी की टोटल किताबें कितनी है, 2, तो 2 फैक्टोरियल होगा। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि टोटल 3 किताबें उर्दू की है, 3 ही अरेंज करनी है तो आंसर कैसे निकालोगे, 3 परमुटेशन 3। या फिर 2 इंग्लिश की किताबें 2 ही अरेंज करनी है तो आंसर कैसे निकालोगे, 2 परमुटेशन 3। सिंधी की 2 ही किताबें 2 अरेंज करनी है तो कैसे निकालोगे आंसर, 2 परमुटेशन 2। मगर आप समझ रहे होगे शायद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं मेरा बेटा, एक अरेंजमेंट यहाँ पे और भी आएगी। मुझे बताओ ये टोटल 3 ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप्स की भी तो अरेंजमेंट होगी ना, कि पहले सिंधी आएगा या उर्दू आएगा या इंग्लिश आएगा। अभी जो तुमने परमुटेशन निकाली वो परमुटेशन तो उर्दू की किताबों के अंदर की परमुटेशन थी, अरेंजमेंट थी कि पहले कौन सी किताब रखनी है, उर्दू की कौन सी किताब, नुमैरा अहमद या अमरा अहमद या इश्तियाक अहमद।
डैन ब्राउन इंग्लिश का या फिर हैरी पॉटर। ये सच्चल सरमध्य लाल शहबाज, यानी कि अभी तो तुमने बुक्स के अंदर की अरेंजमेंट करी, अभी तो तुमने ग्रुप वाइज अरेंजमेंट भी तो करनी है। ग्रुप वाइज अरेंजमेंट क्या है कि भाई पहले कौन सा सेट ऑफ बुक आएगा, पहले इंग्लिश आएगा या उर्दू आएगा या हिंदी आएगा। टोटल कितने ग्रुप्स के सेट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो क्या होगा, लास्ट में एक और परमुटेशन लोगे 3 फैक्टोरियल, यानी कि जो नंबर ऑफ सेट्स किताबें आ रही हैं, यानी कि नंबर ऑफ जो सेट्स आ रहे हैं बुक्स के, उनकी परमुटेशन 3 परमुटेशन 3। तो लास्ट आंसर कैसे निकालोगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे मालूम है तुम्हारे जहनों में मसला आ रहा है, मुझे मालूम है तुम्हारे जहनों में कंफ्यूजन भी आ रही है। आओ इसको एक और एग्जाम्पल भी समझाता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। लेट सपोज आपके घर के अंदर उर्दू की किताबें मौजूद थी 4, सही है ना। आपके घर पे मौजूद थी इंग्लिश की 3 किताबें, और आपके घर पे सिंधी की किताबें मौजूद हैं अगेन 3, और आपके घर के अंदर लेट सपोज पंजाबी की किताबें मौजूद हैं, पंजाबी की किताबें मौजूद हैं आपके घर के अंदर लेट सपोज 2। आपकी वालदा साहिबा ने फरमाया कि यार आपको इन सारी किताबों को एक शेल्फ में अरेंज करना है, कैसे अरेंजमेंट करोगे, गौर से देखिएगा। उर्दू की किताबों के लिए अरेंजमेंट क्या होगा, 4 परमुटेशन 4, या फिर आप कह सकते हो कि 4 फैक्टोरियल सिंपली, क्योंकि रॉ की अरेंजमेंट क्या होती है, हमेशा n फैक्टोरियल होती है, उसको 4 परमुटेशन 4 भी कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल भी डायरेक्टली कह सकते हो, मल्टीप्लाई। इंग्लिश की 3 किताबें डिफरेंट है, सही है ना। इंग्लिश की तीनों डिफरेंट किताबों को आपस में अरेंज कैसे करोगे, सिंपली 3 फैक्टोरियल ले लो या 3 परमुटेशन 3 ले लो, बात एक ही होगी। इसी तरीके से सिंधी की जो 3 किताबें इनको आपस में अरेंज करना है, तो इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, सिंपल 3 फैक्टोरियल होगी। पंजाबी की 2 किताबों को आपस में अरेंज करना है, तो इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, 2 फैक्टोरियल, 2 परमुटेशन होगी। मगर एक परमुटेशन और भी लोगे, और ये परमोटेशन इनके टोटल नंबर ऑफ सेट्स के हिसाब से ली जाएगी कि भाई अभी तो तुमने इस बात का फैसला किया कि उर्दू की 4 किताबों में से कौन सी किताब पहले आ सकती है, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इंडिविजुअली उर्दू की किताबों को अरेंज करने के। फिर तुमने फैसला किया ये इंग्लिश की जो 3 किताबें आ रही है इनकी अरेंजमेंट कैसे करनी है, इन 3 में से पहले कौन सी किताब आएगी। तो ये जो आंसर तुमने निकाला थी इफेक्टिवली इंग्लिश का, ये कि तुमने भी इस बात पे निकाला है कि इंग्लिश की तीनों में से कौन सी किताब पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। सिमिलरली सिंधी की जो 3 किताबें उनको कैसे अरेंज करना है, ये आंसर इसका है। पंजाबी की 2 किताबें कैसे अरेंज करनी है, ये आंसर उसका है। एक परमुटेशन इस बात की भी तो होगी ना कि तुमने इन चारों सेट्स को कैसे अरेंज करना है, कि भाई तुमने उर्दू पहले रखनी है कि इंग्लिश पहले रखनी है, सिंधी पहले रखनी है कि पंजाबी पहले रखनी है। तो एक लास्ट परमुटेशन आप सेट वाइज भी लोगे, तो आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल भी हो रहा होगा। अब जो आपका आंसर आएगा ना, वो आंसर जो आपका आएगा टोटल आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है परमुटेशन का। ये जो क्वेश्चन था टिपिकली बड़े मजे का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको साथ करवा दिया, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, सही है ना भाई। वापस आते हैं अपने वर्ड की परमुटेशन के ऊपर। बेटा मैंने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स दिया है, तो आई होप आपको कोई मसला नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे आप लोगों का जवाब चाहिए कि आपको क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, बताओ बेटा। बात पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती है, मुझे इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है, अगेन अब जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं वर्ड परमुटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम नस चले जाओ, मेहरान चले जाओ, उस्मान चले जाओ, हबीब चले जाओ, फास्ट चले जाओ, आईबीए चले जाओ, एनईटी चले जाओ, तुम जीआई की यूईटी लाहौर चले जाओ, कॉमसेट चले जाओ, हर जगह ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। एक मासूम सा लफ्ज है डॉटर। बच्चियां बहुत प्यारी होती हैं भाई, डॉटर्स, अलमिया सबको दे बेटियां भाई। तो डॉटर्स का एक लफ्ज आ रहा है, क्या आता है, एक लफ्ज डॉटर, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बड़े मजे का। तो सबसे पहले अगर मैं इसके ऊपर एक बेसिक एमसीक्यूज पूछूं, मैं आपसे कहता हूं कि यार लफ्ज डॉटर को सिंपली अरेंज करना है, सिंपली अरेंज करने को बोलूंगा तो आप बोलेंगे इसमें क्या मसला है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स गिन लेंगे अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं, 8। कोई रिपीट हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है गेस, तो सिंपल 8 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा अगर सिंपली अरेंज करने के लिए दे दिया जाए। मगर ये लफ्ज डॉटर कभी भी सिंपली अरेंज करने के लिए नहीं आता, इसके कॉन्सेप्ट बड़े मजे के होते हैं, बिलियन डॉलर्स के इसके एमसीक्यूज होते हैं बेटा, बिलियन डॉलर्स के। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन कहता है कि लफ्ज डॉटर को जरा अरेंज करो, मगर अरेंज कैसे करो वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहेगा आइए जरा समझते हैं, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाखुदा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सेकंड एमसीक्यू, पहली वाला एमसीक्यू तो सिर्फ मैंने तुम्हारी वापस से तुम्हारी चूरे सही जगह पे रखने के लिए, यानी कि तुम्हारा दिमाग सही जगह पे लाने के लिए करवा दी कि पहला एमसीक्यू बड़ा आसान सा है। दूसरा एमसीक्यू देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूं इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन अरेंज द वर्ड डॉटर, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन अरेंज द वर्ड डॉटर इफ वी स्टार्ट इट विद आर, यानी कि इफ वी स्टार्ट इट विद आर। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लफ्ज डॉटर को अरेंज करो मगर इस तरीके से कि हमेशा तुम्हारी अरेंजमेंट आर से स्टार्ट हो, यानी कि लफ्ज डॉटर में एक अल्फाबेट आ रहा है आर, हमेशा तुम्हारी अरेंजमेंट आर से स्टार्ट होनी चाहिए। अब बात समझिएगा, यहां पे एग्जामिनर ने बेसिकली तुम्हारे पैरों पे बेड़ियां बांध दी कि भाई, यहां पे तुम्हारे एग्जामिनर ने बेड़ियां क्या बांधी कि लफ्ज आर को उसने फिक्स कर दिया कि अरेंजमेंट तो तुमने करनी है मगर ये लफ्ज आर हमेशा फिक्स रहेगा, स्टार्टिंग के अंदर रहेगा।
एग्जामिनर ने एक छोटी सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करा। एग्जामिनर क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन अरेंज द वर्ड डॉटर इफ इट ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड आर। यानी कि उसने आर को फिक्स कर दिया। अब देखो लव्स डॉटर में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने थे, 8 थे। यानी कि लव्स डॉटर में अगर मैं उसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो लव्स डॉटर में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी थी तुम्हारे पास, 8 थी अरेंज करने की। मगर एग्जामिनर ने क्या कहा कि हमेशा जो लव्स डॉटर को अब तुम परमुटेशन पे अरेंज करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो, ये ऐसे अरेंज करो कि हमेशा ये अरेंजमेंट आर से स्टार्ट हो। यानी कि एग्जामिनर ने आर को फिक्स कर दिया। जब आर को फिक्स कर दिया तो आर तो गेम से बाहर हो गया, क्योंकि आर को अब अरेंज नहीं कर सकते, अब आर को आगे पीछे हिला नहीं सकते, अब आर आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, अब आर हमेशा स्टार्टिंग की प्लेस पे रहेगा। तो आपके पास यानी कि अब 8 लफ्ज नहीं बचे, ये 8 लेटर्स नहीं बचे। कितने लेटर्स बचे, सिर्फ 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7 फैक्टोरियल, क्योंकि एक लेटर को तो फिक्स कर दिया गया है। तो अब टोटल लेटर्स कितने बचे जिनके अंदर आप अरेंजमेंट कर सकते हो, जिनको आगे पीछे हिला सकते हो, वो सिर्फ 7 लेटर्स होंगे, यानी कि 7 फैक्टोरियल आपका आंसर होगा। बात समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और एमसीक्यूज करवाऊं, ये एमसीक्यूज भी $1 बिलियन का है। बेटा जब अच्छा एमसीक्यूज आता है ना तो मेरी वॉइस टोन खुद ही इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा होता है। अच्छा भाई एक और लेटर देखिएगा, क्योंकि मेहनत इसके लिए करता हूं मेरा बेटा, सही है ना। एक और एमसीक्यू, इफ यू हैव टू अरेंज द वर्ड डॉटर सच दैट it always start from G, it always start from G and ends on T, it always start from G and ends on T। यानी कि लव्स डॉटर के अंदर, लव्स इस मासूम से लव्स डॉटर के अंदर आपको अरेंजमेंट करनी है, यानी कि लव्स डॉटर की आपको क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। मगर इस तरीके से करनी है कि हमेशा तुम्हारी अरेंजमेंट स्टार्ट होगी जी से और एंड होगी टी के ऊपर। यानी कि भाई तुम्हारे पास लव्स डॉटर में टोटल 8 अल्फाबेट्स है, यानी कि 8 चॉइसेस होती थी तुम्हारे पास अरेंज करने की डिफरेंट चीजों को। एग्जामिनर ने क्या करा, तुम्हें फिक्स कर दिया। एग्जामिनर ने 2 चीजें फिक्स कर दी। उसने कहा कि भाई हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन तुम्हारी जी होनी चाहिए और एंडिंग पोजीशन हमेशा आर होनी चाहिए। तो भाई देखो इस लव्स डॉटर के अंदर टोटल अल्फाबेट्स तो 8 थे, मगर एग्जामिनर ने यहां पे फिक्स कर दिया कि लव्स जी जो होगा इससे हमेशा तुम्हारी अरेंजमेंट स्टार्ट होगी, लव्स आर पे हमेशा तुम्हारी अरेंजमेंट एंड होगी। यानी कि अब टोटल अल्फाबेट्स 8 नहीं बचे मेरा बेटा, कितने बचे, सिर्फ 6 बचे। तो आंसर क्या होगा आपका, 6 फैक्टोरियल होगा। सर 6 इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं होगा, जिस तरह हमने पहले पढ़ाया था। तो मेरा बेटा वहां पे हमारे अल्फाबेट 7 थे, यहाँ पे एग्जामिनर ने साफ तौर पे कहा है कि लेटर अरेंजमेंट स्टार्ट हो जी से एंड हो टी के ऊपर। इन जी और टी के अंदर, सॉरी जी और आर नहीं है, जी और टी होगा, कि इस जी और टी के अंदर अरेंजमेंट नहीं करना, क्योंकि उसने पहले बता दिया कि जी से स्टार्ट होना चाहिए, टी पे एंड होना चाहिए। यानी कि अब जो तुम्हारे पास अरेंजमेंट होगी सिर्फ कैसी होगी, 6 अल्फाबेट्स के ऊपर कर सकते। तो आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। क्लियर है। इसी तरीके से मैं कोई भी आपको एमसीक्यू दे दूं कि भाई लव्स डॉटर को आपने अरेंज करना है, अगर ये हमेशा स्टार्ट हो ए से टू टी, यानी कि इस तरीके से पेपर में एक दफा आया था आईबीएस साइड के ऊपर कि इफ इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड्स ऑन टी, फ्रॉम ए टू ई, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू ई, स्टार्ट फ्रॉम ए टू ई। यानी कि लव्स डॉटर को अरेंज करो अगर ये स्टार्ट हो ए से और एंड हो ई के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, यानी कि आपको पहली एग्जामिनर ने बता दिया कि भाई ये ए और ई स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन उसने फिक्स कर दी। तो जाहिर सी बात है जब 8 में से अगर 2 निकाल दो तो आंसर आपके पास क्या अरेंजमेंट के ऊपर बचेगा, 6 फैक्टोरियल बच रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। या फिर मैं आपसे कह दूं अगर ई टू ए निकालो, उसकी सूरत के अंदर भी आपको उसने ई और ए को फिक्स कर दिया, तो बाकी लेटर्स कितने होंगे आपके पास, सिंपली 6 फैक्टोरियल होंगे। अच्छा भाई अगर मैं आपसे क्या कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह भला करे, इसी तरह का एक लास्ट एमसीक्यू पर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। एक और एमसीक्यू बताऊंगा, ये एमसीक्यू पेपर में आया था। ये ऐसे आया था कि यू हैव टू अरेंज द वर्ड डॉटर सच दैट टी जी एंड यू वैनिश, सच दैट टी जी एंड यू वैनिश। यानी कि जो लव्स डॉटर के अंदर, लव्स डॉटर के अंदर ये जो 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, क्या एमसीक्यू आया था, लव्स डॉटर के अंदर जो 3 अल्फाबेट्स हैं कौन कौन से, एक तो टी, दूसरा जी और ये यू, ये वैनिश अगर हो जाए तो फिर बताओ अरेंजमेंट क्या होगी। वैनिश का मतलब अगर इन्हें गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो फिर आपकी अरेंजमेंट कैसे होगी। तो टोटल अल्फाबेट्स कितने बचे, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या होगा, इनकी अरेंजमेंट कैसे आ जाएगी, सिंपल 5 फैक्टोरियल के ऊपर। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर के रिस्पेक्ट के ऊपर। क्लियर है मेरा बेटा। तो ये एमसीक्यूज भी वही है, क्या कह रहे हैं भाई, अगर टी जी और यू को वो वैनिश कर दे, वैनिश का मतलब गायब कर दे, खत्म कर दे, तब ऑब्वियसली जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनके अरेंजमेंट कर लोगे।
और इसी तरीके से एक और एमसीक्यू जो टिपिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मैं तुम्हें लव्स डॉटर दूं, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, अगर मैं तुम्हें क्या दूं, लव्स डॉटर दूं, इसकी अरेंजमेंट करो मगर इस तरीके से कि TER ऑलवेज स्टिक टूगेदर, यानी कि वही कॉन्सेप्ट आ गया क्या कि TER हमेशा एक साथ रहने चाहिए, ऐसे अरेंजमेंट करनी है कि TER हमेशा एक साथ रहने चाहिए, ऑलवेज रिमेन टूगेदर। अरेंजमेंट तो करो मगर कैसे कि TER ऑलवेज रिमेन टूगेदर, यानी कि एग्जामिनर ने क्या कह दिया कि भाई ये TER जो आ रहा है ना ये एक यूनिट आ रहा है। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, टोटल अल्फाबेट्स कितने बचेंगे मेरा बेटा, देखो गौर से, ये आपका 1 2 3 4 5, और TER चूंकि हमेशा एक साथ रहेंगे तो 6 बन गए, सही है ना। तो टोटल अल्फाबेट्स कितने आ गए, 6। अगर चूंकि TER हमेशा एक साथ रहेंगे तो इसमें भी अरेंजमेंट हो रही होगी, ऑब्वियसली सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 अल्फाबेट्स, एक तो ये होगा क्योंकि आपके पास H तक, और एक TER हमेशा एक साथ रहेगा तो एक अल्फाबेट ये हो गया। और चूंकि TER ये 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो इसमें भी चूंकि अरेंजमेंट हो सकती है, इसमें क्या बन गया, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूँ। इसके ऊपर एक और एमसीक्यूज करवा देता हूँ, एक और एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो लेक्चर वीडियो ये $1 बिलियन की है, $1 बिलियन की। तुम IBA के टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, नस के टेस्ट की, फास्ट की, नस बिजनेस स्कूल की, NED की, GI की, UET लाहौर की, कॉमसेट्स की, फास्ट की, किसी की भी, ये लेक्चर जिंदगी भर याद रखोगे इंशाल्लाह, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं, एक और एमसीक्यू देता हूं, ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग से लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। मैं आपसे कहता हूं कि भाई तुम्हारे पास एक वर्ड है काजोल, क्या कहता हूं, तुम्हारे पास एक वर्ड आ रहा है काजोल, आपसे एक एमसीक्यू देता हूं कि तुम्हारे पास एक वर्ड आ रहा है काजोल, इस लफ्ज काजोल को अरेंज करो, इस लफ्ज काजोल को अरेंज करो सच दैट वॉवेल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर, सच दैट वॉवेल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर। अब ये कॉन्सेप्ट भी पेपर के रिस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता हूं मैं, लफ्ज काजोल को अरेंज करो सच दैट वॉवेल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर। बचपन में पढ़ा होगा वॉवेल्स क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं A E I O U, है ना भाई, वॉवेल्स ये होते हैं। अब देखो लफ्ज काजोल में क्या कह रहा है कि भाई इसको ऐसे अरेंज करो कि वॉवेल्स हमेशा एक साथ रहने चाहिए। अब वॉवेल्स जो होते हैं पहले उनको मार्क कर लो कि लफ्ज काजोल में कितने वॉवेल्स आ रहे हैं, एक आ रहा है ए, एक आ रहा है ओ, एक आ रहा है ई। तो क्या कह रहे हैं एग्जामिनर कि वॉवेल्स हमेशा साथ रहने चाहिए। तो अगर मैं बाकी एलिमेंट्स को अलग से लिख दूं तो बाकी एलिमेंट्स क्या क्या बचे, सी, जे और एल, और वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए, ओ और ई। यानी कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई वॉवेल्स हमेशा रिमेन टुगेदर। तो अब आपको अगर परमुटेशन इसकी करनी है, अरेंजमेंट करनी है, तो टोटल अल्फाबेट्स कितने बने, 1 2 3 और 4। तो आंसर क्या होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू, क्योंकि वॉवेल्स हमेशा एक साथ रहने चाहिए तो जाहिर सी बात है 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं इनमें भी अरेंजमेंट हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आपका फाइनली आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा, इस तरीके से आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा होगा। अब मुझे बताओ किसी बच्चे को इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई भी अगर मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बेटा अभी के अभी हाथ क्या पूछ सकते हो। और अगर कोई मसला नहीं है और बात क्लियर है तब भी मेरा बेटा 2 बोल जरूर बोल देना कि भाई समझ में कैसा आया, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी।